सभी का स्वागत है। तो आज की हम नेक्स्ट जो अपना प्रैक्टिस सेट है मैथ प्लस रीजनिंग का जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, एक प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम सेकंड प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें मैथ प्लस रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो कुछ पहले हम मैथ करेंगे, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पैटर्न है हरियाणा एसएससी का, उसी पे बेस्ड आपका ये प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो इसमें गिवन है आपको ए और बी किसी काम को 24 और 30 दिन में कर सकते हैं और सी की मदद से वे कार्य को 12 दिन में करेंगे, तो सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले नीचे पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, ए और बी जो भी आपका गिवन है वो आप लिख लो। ए और बी, ए कितने दिन में कार्य करता है, ए आपका करता है 24 दिन में। ठीक है, और बी कितने दिन में कार्य करता है, 30 दिन में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है, जो पहले बोला है वो लिखना है सिर्फ आपको। उसके बाद बोला है सी की मदद से वे कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो अब अकेले अकेले करते थे 24 और 30 दिन में, अब ये दोनों सी की मदद से, यानी कि इनके साथ सी भी जुड़ गया, तो ए और बी सी की मदद से कितने दिन में कार्य करते हैं, 12 दिन में। ठीक है, जो उसने बोला वो हमने लिख दिया, इस तरह से करेंगे। इसके बाद आपको क्या लेना है, इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आपको क्या देगा, टोटल वर्क बताएगा कि पूरा टोटल जो कार्य है वो कितना है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा आपका, 240। ठीक है, 240 एलसीएम आएगा, या फिर आप 120 भी ले सकते हैं, 120। तो इनका एलसीएम आएगा 120। ठीक है, यानी कि 120 कार्य क्या आ गया आपका, जो एलसीएम आएगा वो आपको क्या बताएगा, टोटल वर्क। ठीक है, ये कार्य करना है। ठीक है, अब उसने पूछा है क्वेश्चन में कि सी इस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। तो सी आपको तब पता लगेगा जब आप इसकी सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, क्षमता कि सी दिन में कितना कार्य करता है। तो ये कैसे निकाल लेंगे, अब आपने जो एलसीएम लिया इस एलसीएम को इससे भाग देंगे। ठीक है, 24 से भाग देंगे 120 को, तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो जो भी इसका आएगा आप यहाँ पर लिखेंगे 24 पंजे। ठीक है, 24 पंजे कितना होता है आपका, 120, और 30 को काटेंगे 30 से, तो 30 चौक। ठीक है, यानी कि जो भी टोटल कार्य आया है इससे बारी बारी काटेंगे, और 12 धाई आपका कितना होता है, 120। ठीक है, अब ये जो भाग देने पर आपके तीनों आएंगी, सभी को पता है, जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, तो ये क्या आएगी आपकी एफिशिएंसी, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, और तीनों की 10 है। तो यहाँ से सी की निकल जाएगी, कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी 10 है। ठीक है, तो तीनों की 10 है, तो मेरे को ए और बी की पता है, ए की कितनी है, 5, तो ए की यहाँ पर लिख दो 5 एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। ठीक है, टोटल कितनी है, 10, 5 + 4 9 बच गई, तो 1 बच गई। ठीक है, 5 + 4 9 हो गई, तो जो 1 बची वो किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ से सी की। ठीक है, अब सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो यानी कि एक दिन में वो एक कार्य करता है, तो 120 कार्य कितने दिन में करेगा सी, तो सी करेगा 120 बटे जो भी उसकी एफिशिएंसी होती है उससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो करेगा 120 दिन में कार्य। ठीक है, तो सी कितने दिन में कार्य करेगा, 120 दिन में कार्य करेगा। यहाँ पर यदि वो पूछता कि ए कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर आप क्या करते, 120 को 5 से भाग देते। यदि पूछता बी कितने दिन में कार्य करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करते। ठीक है, अगर वो पूछता तीनों कितने दिन में कार्य करते, ठीक है, तीनों का यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 12 गिवन है। अगर आपको चेक करना है तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 10, तो 120 को यदि मैं 10 से भाग दूं एफिशिएंसी, तो ये कितना आएगा, 12 दिन में। तो जो आपका गिवन था कि तीनों कितने दिन में कार्य करते हैं, 12 दिन में, तो यहाँ से आपने अपना वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, नहीं तो आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है तीनों का, तीनों की एलसीएम आ गई, एफिशिएंसी आ गई 10, तो ए और बी की आपको बेरा पता है, तो यहाँ से आप सी की आप पता कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो पहले हम करेंगे मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे रीजनिंग के। सेकंड क्वेश्चन है,
यदि एफ एक्स आपका एक फंक्शन है कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो आपको एफ एक्स की वैल्यू बतानी है कि कौन सी पॉसिबल है चारों में से। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और दी है आपका एफ एक्स की जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। यदि आपका एक फंक्शन है एफ एक्स तो आपको बतानी है एफ एक्स की कौन सी वैल्यू आपकी यहाँ पर पॉसिबल है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपके एक इक्वेशन दी है आपको, ठीक है, और जब भी आपका फंक्शन एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करे तो सभी को पता है जो वैल्यू होती है हमें थीटा की, यहाँ पर अगर थीटा होता तो थीटा की या एक्स की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 90 तक, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे, यदि मैं यहाँ पर x 0 पुट करूँ, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू मेरी क्या आएगी यहाँ पर कोस 0 का स्क्वायर प्लस सेकेंट 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो कोस 0 आपका कितना होता है 1 और ये कितना होता है आपका 1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2। यानी कि आपने देखा 0 पुट करने पर एफ एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 2। तो यानी कि यहाँ पर आपको गिवन है कि 1 से छोटी, ये तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया ऑप्शन। एफ एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पर तो आपकी 2 आ रही है लेकिन ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब बचा आपका कौन सा ऑप्शन सी और डी। अगर आपको तुक्का लगाना है, नहीं भी पता तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे एक वैल्यू और पुट करके देख लेंगे, ठीक है। तो एक वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 90, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं 0 और 90 के बीच में 45 30 60, ठीक है, कोई भी। अगर मैं 90 पुट करूं तो सभी को पता है यहाँ पर कोस 90 कितना हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर कुछ भी करें 0, तो यहाँ पर सेकेंट 0 कितना होता है आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक है, सभी को पता होगा। कोस सेकेंट जो आपका 90 होता है वो क्या होता है इनफाइनाइट होता है आपका, तो इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। यानी कि इनफाइनाइट का मतलब क्या है, वैल्यू आपकी बहुत बड़ी है, यानी कि 2 होगी वैल्यू या 2 से बड़ी होगी। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा सी, 1 और 2 के बीच में वैल्यू लाई नहीं करेगी क्योंकि इनफाइनाइट आपका 1 और 2 के बीच में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चेक कर लिया सी आपका आंसर होगा, नहीं तो आप वेरीफाई एक और करना है तो 45 भी पुट करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में एन के क्वेश्चन हो चाहे एक्स के क्वेश्चन हो, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है अपनी और वैल्यू निकालनी है और वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पी एन आपका एक फंक्शन है 2n+1, इसकी वैल्यू 2n है और n जो है आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आपको बतानी है n की वैल्यू आपकी कौन सी होगी इनमें से, ग्रेटर देन, लेस देन 3, लेस देन 2 या फिर ग्रेटर देन 4। तो 4 ऑप्शन है आपको बताने हैं। तो सेम जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया था हमने, यहाँ पर n है वहाँ पर x था। जब कभी भी इस तरह से आपके क्वेश्चन दिख जाए और n आपका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर सबको पता है 1 2 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हमारी होती है। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे n की और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ एक वैल्यू पर, यदि मैं n की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पर 2 एकम 2, ठीक है, और प्लस 1 3, ठीक है, 3 लेस देन होगा 2 की पावर n यहाँ पर हमने क्या पुट किया है 1, तो 3 2 की पावर 1 क्या होता है 2। क्या 3 2 से छोटा है, क्या 3 2 से छोटा होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि एक वैल्यू उसकी पॉसिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं जो उसने गिवन है उन्हीं में से 2 वैल्यू पुट करके देखेंगे। अब यहाँ पर n की वैल्यू हमने 2 पुट की, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है, लेस देन 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है आपका 4। क्या 5 4 से छोटा होता है आपका, नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे p की वैल्यू 2 पर हमारा जो वैल्यू है गलत आ रही है, यानी कि इक्वल, इसका मतलब है या तो 2 या 2 से छोटा, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे 3 पर, तो जल्दी जल्दी चेक करना है, 3 दूनी 6, आपको समझाने के लिए मैं इतना स्लो हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे 2 की पावर 3, ठीक है, तो 6 और 1 7,
ठीक है, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब आप देखेंगे 7 8 से छोटा होता है आपका, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू मेरी सही है। तो यानी कि जो p की पावर n जो फंक्शन है आपका, उसकी जो वैल्यू होगी या तो 3 और 3 से बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि 3 पर हमारा फंक्शन ठीक है। ये क्यों नहीं है सर कहेंगे, इस पे भी तो 3 है, लेकिन इस पे जो साइन है छोटा है, 1 और 2 पर तो वैल्यू हमारी गलत है, ठीक है, इसलिए ये हम वैल्यू नहीं लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन या तो 3 या 3 से बड़ा। अब 3 से बड़ा भी चेक कर लो, 3 से बड़ा कोई भी चेक कर लो, 4, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9, और लेस देन 2 की पावर 4 यानी कि 16। अब आप देखेंगे 9 16 से छोटा है, यानी कि ठीक है। अब 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू ठीक आएगी, तो इसलिए हमने फर्स्ट आंसर किया है या तो 3 या 3 से बड़ी कोई भी संख्या, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बैक करके, रिकॉर्डेड वीडियो का यही फायदा होता है कि आप बैक करके कितनी भी बार देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप है, चाहे वो कोई भी ग्रुप है। ए और बी अनुपात आपको गिवन है कितना, 2:3। बी अनुपात सी गिवन है आपको 2:4, और सी अनुपात डी गिवन है आपको 2:5। अब आपको पूछा है ए अनुपात डी क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये आपको निकालना आ जाए रेशो, तो कुछ भी पूछ ले आप निकाल लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप करेंगे ए बी सी डी, 4 वैल्यू पता है तो चारों लिख लो, ठीक है। जितने भी लेटर हैं सभी लिख लिए, अगर ई भी होता तो ई भी लिख लेते। अब जो भी अनुपात है गिवन लिख लो, ए और बी का गिवन है तो ए और बी का यहाँ लिखो, ए बी के नीचे। बी और सी का गिवन है, बी और सी का नीचे लिखो, बी के नीचे बी का, सी के नीचे सी का। सी और डी का गिवन है 2 और 5, तो सी और डी यहाँ पर है तो सी के नीचे लिखो 2, ठीक है, और डी के नीचे लिखो 5, ठीक है। 2 5 2 4 2 3, इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो खाली जगह है 3 के इस साइड, जो खाली जगह है 3 के इस साइड है तो 3 ही लिखो, यहाँ भी यहाँ भी। यहाँ 2 के इस साइड 2 लिखो, जो वैल्यू यहाँ है वो इसी साइड लिखो। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिखो। अब यहाँ पर 2 है तो इसके इस साइड भी दोनों तरफ 2 लिख दो। ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर 3 था तो इस साइड भी 3, यहाँ पर 2 था तो यहाँ भी 2, यहाँ पर 2 था तो इधर भी 2, यहाँ पर 5 होता तो यहाँ 5 लिखते हैं आप, ठीक है। उसके बाद इन सबको गुना कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 3 12 दूनी 24, और 4 3 12 पंजे 60। इनको आपस में गुना करना है, जो भी पूछे बता दो। अगर वो ए रेशो सी पूछता, ए रेशो सी पूछता तो ए कितना है 8 और सी कितना है 24, ठीक है। अगर ये गिवन है तो ये, नहीं तो काट के लिखो 8 3 24, ठीक है। तो 1:3 पूछा है। ए रेशो दी, ए कितना है आपका 8, डी कितना है 60। अगर ये गिवन है तो ये लिखो, नहीं तो काट के 4 से कटेगा, 4 दूनी और 4 15, तो 2:15, ठीक है। जो भी पूछे इस वाली लाइन से उठाओ लिख दो, ठीक है। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एवरेज का, ठीक है। तो एवरेज में यदि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ये ट्रिक आसान है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप बहुत जल्द सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 100 संख्याओं का औसत दिया है 44, एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 44। यदि 4 नए नंबर जोड़ दिए जाएं तो औसत जो है आपका 50 हो जाएगा। तो 4 नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप हर एक में अप्लाई कर सकते हैं। क्या गिवन है, 100 संख्याएं हैं आपकी, तो 100 संख्याएं यहाँ होंगी 1 से लेकर 100 तक। तो ये 100 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है 44। इनका एवरेज कितना है यहाँ पर लिखो 44, 100 संख्याओं का, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, 4 अन्य संख्याओं का औसत है 50 है, ठीक है। नहीं, 4 अन्य संख्याओं का नहीं है, इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य का, ठीक है। अब उसने क्या किया, 4 संख्याएं जो हैं वो जोड़ दी, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 संख्याएं होगी और उसने बोला है अब इन 100 का और इन 4 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 50 है। यही तो बोला है उसने,
ठीक है, जो भी उसने बोला हम वही करते आए हैं, लिख देंगे जैसे हमने टाइम एंड वर्क में लिखा था। 100 संख्याओं का औसत 44, इन 100 संख्याओं का और 4 नई संख्याएं, तो 1 2 3 4 ये 4 संख्याएं और ये 100 संख्याएं 104 हो गई। इनका औसत कितना है? 50 है। तो ये औसत लिख दिया इनका यहाँ पर और इनका औसत लिख दिया यहाँ पर। तो उसने पूछा इन 4 संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के कंसेप्ट में आपको क्या करना है, औसत से औसत कंपेयर करना है। कैसे? यहाँ पर इन सब का 50 है लेकिन इन 100 का कितना है? 44। इस 50 से कंपेयर करना है हमें इसका और इसका। इस 50 से ये कितना कम है? 6 कम है। ठीक है, 44 50 से कितना कम है? -6। अगर ज़्यादा होता तो प्लस, कम है तो -6। अब आप देखेंगे ये हमने क्या निकाल ली है? एवरेज, यानी कि इन 100 संख्याओं की एवरेज -6 कम है टोटल से। तो हम सम की बात करें यदि, तो सम कितना कम होगा? तो 100 संख्याओं की औसत 6 है तो सम कितना होगा? 100 गुना 6 600। ठीक है, तो कितना कम हो जाएगा? 600। ठीक है, सम की बात करें यदि योग की तो 600 कम है। ठीक है, इससे इनका 100 जो योग है वो 600 कम है, तो ये कितना होना चाहिए? 600 ज़्यादा होना चाहिए, तो तभी इसके बराबर आएगी। ठीक है, ये जितना है क्योंकि इसका और इसका कंपेयर करना है हमें इसके साथ। ठीक है, ये 600 कम है तो ये 600 ज़्यादा होना चाहिए, तभी कट पटा के ये 50 बचेगा। ठीक है, तो ये सम की बात थी। ये सम किसका है? 4 का सम आ गया हमारे पास। तो इन 4 का एवरेज कैसे निकाल लेंगे हम? इन 4 संख्याओं का एवरेज, सभी को पता है एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, तो सम कितना है? 600 और नंबर कितने हैं? 4 नंबर है, सिर्फ 4 नंबर। तो 600 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर? +150। ठीक है, साइन के साथ लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, +150 का मतलब क्या है? अब इन 4 संख्याओं की जो औसत है इससे 150 ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे 150 ज़्यादा है तो लिख दो 50 + 150, तो कितनी आ गई एवरेज? 200। ठीक है, 4 संख्याओं की 200 आ गई, यही आपसे पूछा था उसने। ठीक है, समझ में आ गया? सिर्फ आपको कंपेयर करवाना है। 100 संख्याओं का एवरेज 44 है तो इससे कंपेयर करो, -6 कम है, तो सम कैसे निकालेंगे? एवरेज इधर आएगा, नंबर यहाँ पर कितने थे? 100, तो 6 गुना में 100 600। ये 600 कम है तो ये 600 ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो ये 600 ज़्यादा क्या थे? सम थे, तो इनका एवरेज निकाल लो। तो 600 डिवाइड बाय 4 संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा? 150। 150 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 50 से, तो 50 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, तो इन 4 संख्याओं का जो है एवरेज कितना है? 200। तो ये मेथड सिर्फ एवरेज में आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा है। ठीक है, 1 से 2 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे ये कंसेप्ट यदि आपको आ गया तो। ठीक है, जब एवरेज करेंगे या आगे करेंगे फिर दोबारा से समझेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग है, मैथ हमने कर लिया है। तो रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ADHMZWSN है। ठीक है, तो CFJO क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, तो यदि कोडिंग डिकोडिंग या लेटर का कोई भी नंबर आए, सबसे पहले मैंने आपको बोल रखा उसके लेटर लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा सबसे ज़्यादा। अगर आपको देखते ही समझ में आ गया तो दी बेस्ट, नहीं समझ में आया तो लेटर लिख लो सबके, तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। 23 19 N। अगर आपने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी तो मेरा तरीका यही है, कोडिंग डिकोडिंग हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ आप नंबर लिख लो, देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। नहीं तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था, यहाँ पर बताऊंगा मैं। अब आप देखेंगे A और 26 27, 4 और 23 27, 8 और 19 27, 14 और 13 27। ठीक है, यानी कि इनके अपोजिट लेटर है, ये योग जो है 27 बन रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? तो 3 है तो यहाँ पर 24 होना चाहिए, 6 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हमारा 27 आए, 21 होना चाहिए, यहाँ पर 17 होना चाहिए और यहाँ पर 12 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले से जमा करेंगे तो 27, तो 24 हमारा क्या होता है लेटर? W 23 होता है X। ठीक है, U
और ये 17 क्या होता है हमारा Q, और ये क्या होता है हमारा L, ठीक है। तो XUO QL आपका, ठीक है। देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि अपोजिट लेटर्स थे ये आपके, ठीक है, डिज्नी वर्ल्ड, आवर्स और MN, ठीक है। तो अपोजिट लेटर आपने यहाँ पर लिख दिए, नहीं तो आप लेटर्स के नंबर लिखें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन है आपका या एनालॉजी का है, आपको जहाँ पर भी लेटर दिखे तो सबसे पहले काम है जल्दी से जल्दी, 1 सेकंड लगेंगी आपके, 1 2 5 सेकंड लग जाएंगी, आप उसके जो भी नंबर है वो लिख लें। नेक्स्ट है, यदि 1:1 है तो 25 और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ऑप्शन में मिलेगा आपको 125, 625, 5 और 25, ठीक है। ये उलझाने वाला क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं 125, 625, 5 और 25, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कई बच्चे लगाएंगे 1 गुना 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 गुना 25, ठीक है, 625। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 625, ठीक है। ऑप्शन में था आपका, यहाँ पर यदि मैं बोलूँ ये ऑप्शन है आपके, तो आप क्या मार्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो आप लगा के आएंगे 625, अन्यथा डिपेंड करता है क्वेश्चन वाले पर वो उसका क्या आंसर माने। जैसे इसका ये भी हो सकता है 1 का स्क्वायर किया, 1 का क्यूब किया, फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया, 5 का क्यूब किया, ये भी तो हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर 1:1 और यहाँ पर आप देखेंगे 25 और 5 का क्यूब 125, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो सकता था, ठीक है। 1 गुना 1 सेम लिखा है तो 25 यहाँ पर 25 लिखेंगे, तो ये भी हो सकता था, ठीक है, हो सकता था तीनों क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर मार्क है जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर 625 माना गया है आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन मैंने खुद लिखे हैं, सिर्फ आपका यहाँ पर था 125, 625 और 2 ऑप्शन और कुछ थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि वीडियो कैसेट से रिलेट है तो कंप्यूटर का रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, यहाँ पर फाइल, फ्लॉपी, बिट और एसिड, ठीक है। अब आप देखेंगे कैसेट में हम क्या करते हैं, वीडियो, कैसेट और वीडियो का संबंध है कि कैसेट से हम वीडियो चलाते हैं, ठीक है, या फिर कैसेट में हम क्या स्टोर करते हैं, वीडियो, ठीक है। इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर का रिलेशन किससे है, फ्लॉपी, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस लिखना है आपको यहाँ पर, जैसे कैसेट आपका स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्टोरेज डिवाइस कौन सा है कंप्यूटर के लिए, फ्लॉपी है, ठीक है। इस तरह से आप मार्क करेंगे, ठीक है। एनालॉजी के क्वेश्चन आपके देखे हैं कि एनालॉजी कोई भी टीचर कितना करवा ले, एनालॉजी आपको खुद से आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता कि एनालॉजी में आपको क्या पूछ ले, ठीक है। एनालॉजी कोई भी टीचर है आपका नहीं करवा सकता, कितना भी वास्ट है, ठीक है। एनालॉजी में कुछ भी पूछ लेगा वो, ठीक है, जीके का क्वेश्चन डाल देगा एनालॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नोट डाउन जिसको करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइलोज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइलोजिज्म का है। तो आज मैंने पहले भी आपकी साइलोज की वीडियो डाली है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने बताया था सबसे पहले साइलोजिज्म के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, जब कभी भी आपका नो वर्ड आपको दिखे तो आपको 2 डायग्राम बनाने हैं, ब्रेन एंड नो ब्रेन, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, पहले नो ब्रेन, यानी कि आपको कोई ब्रेन यूज नहीं करना, जो बोला है वैसे का वैसा डायग्राम बना दो। कैसे, सम बर्ड्स आर क्लाउड, यानी कि जो कुछ पक्षी हैं बादल हैं, तो कुछ का मतलब ये ओवरलैप करेगा कुछ में, कुछ बर्ड जो हैं पक्षी हैं। उसके बाद हॉर्स इज बर्ड, ठीक है, तो ये आपका बर्ड है, तो यानी कि हॉर्स क्या है आपका, बर्ड है, ठीक है। हॉर्स क्या है आपका, बर्ड है, तो हॉर्स बर्ड के अंदर आएगा। अब कुछ बच्चे हैं बोलेंगे सर वो बनाएंगे हम ब्रेन डायग्राम, कि आपको अपना ब्रेन यूज करना है कि जितने डायग्राम पॉसिबल हो सकते हैं वो बनाने हैं। सम बर्ड्स आर क्लाउड, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो ऐसे का ऐसा बनेगा ओवरलैप। सन बर्ड्स आर क्लाउड, यानी कि कुछ पक्षी बादल हैं, इस तरह से बना दिया। कुछ का मतलब होता है इस तरह का डायग्राम, ओवरलैप करेगा कुछ हिस्सा आपका।
उसके बाद हॉर्स इज बर्ड। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने हॉर्स यहाँ पर बनाया कि हॉर्स बर्ड है, तो हॉर्स यहाँ भी तो आ सकता था, तो ये भी हिस्सा भी तो बर्ड्स का है, ठीक है, ये हिस्सा क्या है, बर्ड्स का है, इसलिए हॉर्स यहाँ भी तो आ सकता था, इसका मतलब भी तो यही होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका बर्ड है, ये हॉर्स है, यानी कि हॉर्स बर्ड्स के अंदर होना चाहिए चाहे वो कहीं भी है। तो यहाँ भी तो हॉर्स जो है बर्ड्स के अंदर ही है, ठीक है। तो इसमें आपने ब्रेन डायग्राम में अपना दिमाग लगा के ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो अब ये वाला डायग्राम तो हम बना चुके हैं नो ब्रेन में, तो ये डायग्राम एक पॉसिबल था तो आपने बना दिया। तो कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ बना दूँ, तो ये थोड़ी ना बोला उसने, स्टेटमेंट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बोला है। यहाँ पर आपने बना दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्लाउड्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, हिस्सा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों से कंक्लूजन देखने हैं अपने, ठीक है, दोनों से कंक्लूजन देखने हैं। तो फर्स्ट देखेंगे सम क्लाउड्स आर बर्ड। तो सम क्लाउड्स आर बर्ड का मतलब यह इस तरह से होना चाहिए क्लाउड्स और बर्ड्स में, ठीक है। तो सम क्लाउड्स आर क्या है, बर्ड। तो पहला कंक्लूजन इसके हिसाब से ठीक है। तो सम क्लाउड्स आर बर्ड, इसके हिसाब से भी पहला कंक्लूजन ठीक है, ठीक है। दोनों के हिसाब से पहला कंक्लूजन आपका ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड कंक्लूजन की, नो हॉर्स इज क्लाउड, ठीक है, नो हॉर्स इज क्लाउड, इसका मतलब क्लाउड और हॉर्स में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्लाउड है और ये हॉर्स है, तो हॉर्स के और बीच में गैप है, ठीक है, इसका मतलब इसके हिसाब से ये ठीक है। अब हम इसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे हॉर्स क्लाउड के बीच में आ रहा है, इसलिए बोला है हॉर्स और क्लाउड के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन हॉर्स तो यहाँ पर आ रहा है, तो इसके हिसाब से ये गलत है। अब जो दोनों का कंक्लूजन मिला के निकलेगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि पहले वाला जो कंक्लूजन है वो दोनों में ठीक है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज राइट, केवल निष्कर्ष एक ठीक है, ये दूसरा क्योंकि इसके हिसाब से गलत है, ठीक है। तो आप मार्क लगाएंगे ओनली कंक्लूजन 1 इज राइट, ठीक है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरी साइलोजिज्म की वीडियो देख सकते हैं, मैंने डाल रखी है, वहाँ पर डिटेल में बताया है कि कैसे आपको करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका डायरेक्शन का। इसमें उसने बोला है डायरेक्शन में, डायरेक्शन का है तो डायरेक्शन कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सभी को पता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उसने बोला है वाई एक्स के पूर्व में है, वाई एक्स के पूर्व में है, ठीक है, यानी कि एक्स यहाँ पर बिठा दो कहीं भी, हमें नहीं पता कहीं भी बिठा दिया, लेकिन जो y है वो x के पूर्व में है, तो x का पूर्व कहाँ होगा, मान लो x ये है हमारा, यहाँ बिठा दिया हमने x को, तो x का पूर्व ये है, ठीक है, तो y यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो y कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर, ये आपका y हो गया क्योंकि y x के पूर्व में है, ठीक है, ये पूर्व है। उसके बाद उसने बोला है जो z के उत्तर में है, y x के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है, तो जो का मतलब क्या है, तो जो के पास में जो है उसी के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है। तो यानी कि जो के पास में क्या है x, ठीक है, यानी कि जो x है वो क्या है z के उत्तर में है, ठीक है। तो z कहाँ होगा इसके हिसाब से नीचे, ठीक है, तो z का उत्तर होगा ये, तो z यहाँ पर होगा आपका और y यहाँ पर होगा, तभी तो z के उत्तर में होगा x, ठीक है। y जो है x के पूर्व में हो गया, जो z के उत्तर में है, तो z का उत्तर ये है, तो x कौन है, z के उत्तर में। उसके बाद बोला है यदि p z के पश्चिम में है, यदि p z के पश्चिम में है, ठीक है। अब P जो है, P Z के पश्चिम, Z का पश्चिम कौन सा होगा, ये पश्चिम इस तरफ है, तो Z का पश्चिम ये है आपका, तो P कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बिल्कुल पश्चिम में, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो अब उसने बोला है तो आपको बताना है P Y के किस दिशा में है, ठीक है। जो P है ये आपका Y है, आप देखेंगे ये है आपका P और Y, ठीक है। यहाँ पर आपका P था तो y के हिसाब से ये कौन सी डायरेक्शन हुई, टेढ़ी।
अगर सीधी होती तो ये आपकी कौन सी होती, पश्चिम, ये आपकी दक्षिण है, लेकिन ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो पी वाई के दक्षिण पश्चिम में होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपके मैथ और रीजनिंग के। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा है कि अच्छा है सर, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ज़्यादा से ज़्यादा कि हम कंटिन्यू रखें इस सेशन को या ना रखें। तो ये थे आज के सेशन, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।